नमस्ते। आज मैं थर्ड आई भोपाल से कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी। और मेरे साथ सबसे वरिष्ठ मध्य प्रदेश ही के नहीं, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में एक, मध्य प्रदेश की रग रग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रग रग को जानने वाले। जैसे हम लोग अपनी गली, एक एक गली को जानते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश लाइक अ बैक ऑफ हिज हैंड जिसको कहते हैं। राजेश बादल साहब हैं, आप सब लोग पहले मिल चुके हैं। राजेश भाई साहब, पहले तो ये कि थोड़ा जब हम लोगों ने आपसे आखिरी बात की थी तो उस समय लगा था कि कांग्रेस थोड़ा गड़बड़ा रही है। कुछ कुछ रिकवर किया पिछले कुछ दिनों में, और एक एक ओवरऑल पिक्चर दे दी कांग्रेस और बीजेपी की। पहले फिर थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ में ये खास बात है आनंद जी कि यहाँ दोनों दल ही सत्ता में आते हैं। किसी उत्तर प्रदेश की तरह तीसरे दल के लिए कोई संभावना नहीं है। तीसरे या चौथे? जी, तीसरे या चौथे। तो या तो कांग्रेस है और या भारतीय जनता पार्टी है। लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस का ही रूल रहा, जैसे देश की प्रकृति रही और चरित्र रहा। भारतीय जनता पार्टी 2 दशक से यहाँ पर अभी काबिज है और उसकी वजह मैं इसलिए कहता हूँ कि एक प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, आ चुकी है और अजीत जोगी के नेतृत्व में लंबे समय तक रही है। इसका अर्थ यह है कि जब एक ही जमीन पर 2 जो प्रकृति के राज्य आए, एक राज्य में 20 साल से, तो गड़बड़ ये हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस का जो संगठन और जो ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो मजबूत बना रहा। और मैं इसलिए संदर्भ के तौर पे आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिले हुए थे, तो मध्य प्रदेश को जिताने वाला छत्तीसगढ़ होता था कांग्रेस के लिए। अच्छा, उसका गढ़ था जी, छत्तीसगढ़, कांग्रेस का गढ़। तो जो भी गड्ढा बनता था मध्य प्रदेश वाले हिस्से से, यानी मालवा से, निमाड़ से, महाकौशल से, बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, मध्य भारत से, ग्वालियर चंबल से, वो गड्ढा भर जाता था छत्तीसगढ़ में। जब छत्तीसगढ़ बन गया तो एक तो पहले से ही वो हार्डकोर कांग्रेसी बेल्ट थी, वहां पर कांग्रेस के बीज और उनका अंकुरण लगातार बना रहा। दूसरी चीज मध्य प्रदेश में क्या हुई कि यहाँ पर 10 वर्ष तक जब दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, तो जो बाद का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, आपको याद होगा, वो देश की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा अस्थिर राजनीति का दौर था। 96 के बाद हम जहाँ पाते हैं भारत को, तो उस दौर में उनके दूसरे 5 साल की सत्ता आई थी 1998 में। तो 5 साल में जो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई, 2000 में कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, सारी जो स्थानीय आदमी है वो ग्लोबल इंडिया से जुड़ गया, तो उसकी जो मतदाता के नाते उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो इतनी अधिक बढ़ गई कि किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होती थी। दूसरा, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि जो बाद के 5 वर्ष दिग्विजय सिंह साहब के थे, उसमें दूसरी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, तीसरी लाइन ऑफ लीडरशिप वो नहीं हो पाई, और जो उनके समकालीन थे बल्कि वो भी धीरे धीरे बोने होते गए। उसका नुकसान ये हुआ कि जब 2003 में उमा भारती के कारण उनकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो कांग्रेस ने रिवाइव करने के लिए उस तरह से प्रयास भी नहीं किए, पुनर्जीवन के प्रयास नहीं किए। दिग्विजय सिंह ने हारने के बाद 10 साल तक के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। तो जो एक बिखराव पार्टी के भीतर हुआ, उसने 20 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका दिया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 2000 देखिए, जब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई दिक्कतें नहीं है, उनमें भी दिक्कतें थी। मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती, 7-8 महीने के बाद वो हटना पड़ा। पार्टी के ही कुछ आंतरिक राजनीति थी, हुगली के कोर्ट का तो बहाना था। उसके बाद बाबूलाल गौर आए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए। तो लगातार ये 3 ओबीसी वर्गों के जो लोग आए, वो यहाँ पर मतदाताओं में ओबीसी वर्ग काफी है। तो एक तो कारण ये रहा। शिवराज सिंह चौहान जब आए तो नौजवान थे और सांसद रहे थे, तो उन्हें ये अंदाजा था कि कैसी जमीनी समस्याएं यहाँ की हैं। तो उनका पहला कार्यकाल तो बहुत छोटा सा था। दूसरे कार्यकाल में उनको मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्वर्णिम अवसर था और
मुझे तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं है। उन्होंने उसका कि इस्तेमाल शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे कार्यकाल में स्वर्णिम काम किया और आम आदमी, किसान और गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ 13 में। हाँ जी, 13 तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार, क्योंकि ये पहली दफे ऐसा हुआ था कि तीसरा कार्यकाल किसी को मिला था, तो जाहिर है इसके बाद फिर एक पार्टी या नेताओं के मन में आता है कि अब तो ये आखिरी कार्यकाल है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 2013 में जब आई पार्टी या जो नेता लोग आए, सत्ता में आए या जिनके नेतृत्व में पार्टी ने रूल किया, वो भ्रष्टाचार बहुत पनपा, ब्यूरोक्रेसी भी हावी हो गई कि अब ये तीसरी बार जा रहे हैं, आखिरी बार है, अब तो ये आते नहीं हैं, और लगने भी लगा था क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रकृति 10 साल तक तो झेलती है किसी को। जी। हाँ, लेकिन उसके बाद नहीं। तो जब ये हो गया तो फिर 18 में जो 18 आया तो आपने देखा कि 18 वो गलत नहीं था। ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले आकलन हवा लग जाती है, तो इसलिए वो करप्शन और ब्यूरोक्रेसी का जो अंतर जो प्रभाव था वो हमने यहाँ देखा, और वो एक कुशासन आप कह सकते हैं। 2018 में तो हारी गई पार्टी, और फिर एक बहुत ही अनैतिक रूप से जो आप कहें कि जो जिस जरिए से ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद के या लालच देके वो आए, सत्ता बनी, और एक बार फिर कमलनाथ जी को मौका करने का, शासन करने का अवसर ही उतना नहीं मिला। साल सवा साल कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। 18-20 साल से जब आपके बीज सूख गए हों पार्टी के, ब्यूरोक्रेसी भी एक माइंडसेट में ढल जाती है, तो वो उन सारी योजनाओं की जो जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं उनको दूर करने में, क्योंकि आप अपने तरीके से शासन करते हैं, तो वो एक कारण था। तो इस वजह से सेंटर में भी हॉस्टाइल सरकार है, वो भी एक आपको मैनेज करना है, वो भी एक मैनेज करना डबल इंजन वाली डबल इंजन है। कांग्रेस ये कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कमजोर है उस समय, वो भी एक ओवरऑल स्थिति है। मैं एक और चीज अपने दर्शकों को बता दूं, मैंने शुरू ये पीछे यहाँ की बड़ी झील बोलते हैं, तो जो मतलब यहाँ का जिसको कहते हैं ना, यहाँ का जो गौरव है, और जहाँ जो भोपाल वाले कहते हैं मेरे पास बड़ी झील है, तो 1 मिनट उसमें राजा भोज ने, मुझे नहीं पता था ये बात, ये राजा भोज की बनाई हुई मैन मेड झील है। मैं इसको आज तक प्राकृतिक झील मानता था, लेकिन राजेश भाई ने 1 मिनट में इसके बारे में अगर, हाँ देखिए, ये झील करीब करीब 1000 साल पुरानी है और राजा भोज ने बनवाई थी, और इस झील का दायरा आज जितना है उससे करीब करीब उस समय 10 गुना अधिक था, और ये झील रही। राजा भोज अपने आप में एक बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, विमान ग्रंथ, जिसमें वायुयान बनाने की तकनीक थी। दुर्भाग्य से हम अपनी पौराणिक विरासतों को सुरक्षित नहीं रखते, सहेजते नहीं हैं, तो वो ग्रंथ आज हमारे बीच में नहीं है। एक उन्होंने मेडिकल लाइन में जल मंगल नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें पानी के जरिए चिकित्सा के तमाम, जो गांधी ने बाद में पानी और मिट्टी का जो, तो वो ग्रंथ विलुप्त हो गया था। उसके बाद कहीं किसी के पास मिले, तो मेरे पास भी उसके करीब 50 पेज हैं। अच्छा। उस जल मंगल के तो 40-50 पन्नों में जल से आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी बीमारी हो पानी से आप ठीक कर सकते हैं। यानी कुएं का जल, तालाब का जल, नदी का जल, पोखरे का जल, बहता हुआ जल, ठहरा हुआ जल, आम का जड़ का जल और नीम का जड़ का जल, और इस तमाम अलग विषय है। तो ये करीब करीब 300 साल पहले एक होशंगाबाद के जो राजा थे, गौंड राजा थे, आदिवासी राजा थे। होशंगाबाद हिंदू राज्य था, हाँ, मतलब होशंगा हिंदू नाम है क्या? पूरा बेल्ट गौंड बेल्ट है। ओ, गौंड, मैं आपको बता दूं, आदिवासियों का जो गौंड आदिवासी संसार में सबसे ज्यादा आबादी वाले आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, और आज से 10 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया और मध्य प्रदेश जुड़े हुए थे जमीनी तौर पर। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया में भी गोंडवाना लैंड है, तो प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, उनकी परंपराएं तक आज भी वहाँ हैं। तो गौंड राजा थे, उन्होंने कुछ अदावत थी यहाँ भोपाल में, तो भोपाल के शासकों से, तो उन्होंने वो झील का जो बांध वहाँ तक गया था, पाल गया था, जो होशंगाबाद की सीमा के उधर ओबेदुल्लागंज के पास तक था, राजा भोज का जो भोज मंदिर, जो शिव मंदिर है वहाँ तक, तो वहाँ उन्होंने तोड़वा दिया। और 6 महीने तक आप यकीन नहीं करेंगे, ये पानी बहता रहा था, इतना झील खाली नहीं हुई, और झील खाली नहीं हुई थी, झील खाली नहीं। और महीनों लगे थे उस पाल को तोड़ने में। जी। मैं एक और, अब मैं फिर से आ जाऊं उस पे। अब कमांडर इन चीफ जो बीजेपी के हैं, ऐसा सुना जा रहा है कि उन्होंने अब खूंटा गाड़ दिया है। अमित शाह साहब अब पधार गए हैं मारो देश,
और मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल कैंप कर रहे हैं। जबलपुर में उन्होंने बैठ के सब ठीक कर दिया, पेच कस दिए। अब सुन रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के सबके पेच कसे जा रहे हैं। थोड़ा इस पे 1-2 दिन की ये डेवलपमेंट है, इस पे क्या क्या किसके पेच कसे गए, क्या हुआ? पेच टूट रहे हैं कि कस रहे हैं? उनकी नेतृत्व क्षमता और लोकसभा चुनाव में तो प्रमाणित हुई है। विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात शैली मध्य प्रदेश में चलेगी, और विधानसभाओं में नहीं चलती। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 के बाद, आप देखिए 15 राज्यों में विधानसभाएं हारी हैं। तो अगर उनकी शैली, जैसे उनको चाणक्य भी कहते हैं, अगर इतनी लोकप्रिय और इतनी कारगर होती तो काम करती। जब 15 प्रदेशों में बीजेपी हार चुकी है तो, और जबकि उनको फ्री हैंड दिया जाता है उनके, हाँ उनको तो कोई, वो एक खौफ है पार्टी कार्यकर्ताओं में, ब्यूरोक्रेसी में, मंत्रियों में, सांसदों में, विधायकों में। खौफ से राजनीति, और राजनीति सेवा है, खौफ से राजनीति नहीं चलती। दूसरी चीज यह है कि अगर अब आए हैं वो, तो अब उन्होंने बड़ी देर कर दी, मेहरबान बहुत देर कर दी उन्होंने। अगर वो 6 महीने पहले शिवराज को हटा देते, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देते, तो शायद तस्वीर बदल जाती। तो अब आज की जो तस्वीर है, सारांश में अगर मैं कहूँ, जबलपुर में क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ? जी, जबलपुर में तो उनके केंद्रीय मंत्री जो पर्यवेक्षक हैं और जो अमित शाह के नाकेबाल कहे जाते हैं, उनकी तो पिटाई करीब करीब हो गई। उनके गनमैन को अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ी, इसीलिए कि टिकट गलत बटे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरी नीति अपनाई कि जो छोड़ के गए हैं उनको वापस ले आओ घर में, बागी जो लोग हैं। तो वो उनको लाने के चक्कर में लाए, तो जो सिटिंग अध्यक्ष हैं वो छोड़ के चले गए। तो आप दो सिटिंग अध्यक्ष कब छोड़ के गए? क्योंकि वो कल की बात है। और अमित शाह जी वहाँ परसों थे, वो पर हाँ, एक दो दिन पहले थे। और जितना भी चूड़ी टाइट की, तो चूड़ी ज्यादा टाइट हो गई। हाँ, अध्यक्ष जी ये चले गए। लेकिन मैं आखिरी बात, अंतिम टिप्पणी आपको जो करता हूँ वो ये है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार का डबल नुकसान भी तो होगा जी। अगर आप किसी चीज का वरदान आप लेते हैं तो अभिशाप भी आपको ही, आप हिस्से में पड़ेगा। यहाँ मध्य प्रदेश में एक सिंगल इंजन की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी जो होगी वो आधी अशोक गहलोत की होगी और आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। छत्तीसगढ़ में जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो आधी होगी भूपेश बघेल की और आधी होगी इनकी मोदी जी की सरकार की। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की डबल इनकम्बेंसी है, शिवराज भी इनके हैं और उधर भी है। तो ये जो दोहरा नुकसान है वो इनको बहुत भारी पड़ेगा। आज की तारीख में कांग्रेस का अपर हैंड है और ये मुझे लगता है कि चुनाव तक कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, अभी तो बना हुआ है। अच्छा जी, तो मतलब मध्य प्रदेश में आज आप अपर हैंड कांग्रेस को दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल में कांग्रेस आगे थी और अभी भी है इसमें। और शायद वहाँ बघेल जी का भी एक बड़ा, छत्तीसगढ़ का एक मिनट में अगर आपके पास वक्त हो तो हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ एक, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की परंपरागत जमीन थी। अजीत जोगी ने वहाँ रहे लंबे समय तक, उसके बाद भूपेश बघेल वहाँ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बीज थे वो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पनपे। अब डॉक्टर रमन सिंह हाशिए पर हैं, मोदी जी के जमाने के हैं, तो मोदी जी उनको पसंद नहीं करते जो राजनीति में उनसे सीनियर हैं, या वो जो अटल बिहारी वाजपेयी कैंप के हैं, तो उनको आपने पुड़िया बना के बैठा दी। ब्रजमोहन अग्रवाल सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने तो पार्टी की पहली मीटिंग में कहा था, जब चुनावी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे हाथ में हैंड दे दो, मैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार गारंटी से बनाऊंगा। उनको हाशिए पर रखा गया। एक बहुत बड़े कद्दावर, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, नंद कुमार साय। और नंद कुमार साय वर्षों तक सांसद, और मध्य प्रदेश जो अविभाजित था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। अच्छा, इतने सीनियर। और उनको बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाले अंदाज में निकलना पड़ा। तो जब वो निकल गए तो आदिवासी, आप, मैं बहुत होश के साथ कह रहा हूँ कि बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, वो अमित शाह को नहीं जानता, साय साहब को जानता है, वो नंद कुमार जी। एक और चेहरा था, वो अफसोस दुनिया में नहीं है, दिलीप सिंह जुदेव, तो उनसे आदिवासी जुड़ा हुआ था। ये स्थितियां हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वहाँ उन्होंने अपने हाथों अपने लिए कांटे बोए। और मुझे एक अंतिम में लगता है, बस एक आखिरी प्रश्न,
कि शायद वहां कांग्रेस ने जो इंटरनल वाला था उस पर ठीक से काबू कर लिया है, क्योंकि इंटरनल बिकरिंग नहीं है, कई घोड़े कई दिशा में नहीं दौड़ रहे हैं, शायद सब नहीं, एक थोड़ा सा एक वहाँ के संशोधन। बारे में कहा हाँ। जाता है कि जो टी सिंहदेव हैं, हाँ, सरगुजा की जो शासक हैं, शासक है। तो उनका प्रभाव है, 20-25 सीटों पर असर है। और चूंकि देखिए हर पीढ़ियों का एक द्वंद्व है, पुरानी पीढ़ी जाती है तो नई पीढ़ी चाहती है कि उसको नेतृत्व का और सेवा का अवसर मिले। अजीत जोगी के रहते तो कोई दूसरा को मौका नहीं मिला, अब रमन सिंह हो गए, तो ये टी.एस. सिंहदेव का एक स्वाभाविक इच्छा थी। हम लोगों ने टी.एस. सिंहदेव के किशोरावस्था से देखा है हमने उनको, तो वो खुद चाहते हैं, तो इसमें मुझे गलत नहीं। और उनको इसलिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, वो नजर फील्ड में आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, और उम्मीद रही तो थोड़ा हम लोग क्षेत्र में भी घूम के आपको, जिसको कहते हैं ना, आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।